Yeah. So let's continue with the second part of S block. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में हमने कहाँ तक देखा? हमने देख लिया सारे जो आपके यूजेस अप टू द यूजेस ऑफ द एल्कली मेटल्स. ग्रुप 1 के जितने भी मेटल्स है उनके यूजेस तक हमने कंप्लीट कर लिया. अब हम लोग बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स. तो एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड्स है वो जनरली आयोनिक होते हैं नेचर में. एक्सेप्शन है लिथियम के हैलाइड्स, जो मैंने अभी आपको बता दिया था. एक्सेप्शन क्या है? लिथियम हैलाइड्स, जो ज़्यादा करके आयोनिक तो होते हैं बट उनमें मेजॉरिटी कोवैलेंट कैरेक्टर. वो कोवैलेंट कंपाउंड्स नहीं है. प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट. आर दे कोवैलेंट कंपाउंड्स? नो, दे आर स्टिल आयोनिक, बट डू दे हैव हाई कोवैलेंट कैरेक्टर? यस. ठीक है. तो उनके कंपाउंड्स को हम लोग ने कुछ कैटेगरीज में डाला है, जैसे कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. तो लिथियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड भी बनाता है और बाकी सब सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं. बट सवाल ये कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसी दिखती है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ऑक्साइड कौन बना रहा है, सुपर ऑक्साइड कौन बना रहा है, पेरोक्साइड कौन बना रहा है, वो ठीक है. बट जो स्टेबिलिटी है उनकी, द स्टेबिलिटी है, द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पेरोक्साइड और द सुपर ऑक्साइड एज द साइड ऑफ द मेटल ion increases is due to stabilization of large anions by larger cations through lattice energy effects. जितना बड़ा कैटायन है उतना वो ज़्यादा प्रेफर करेगा कि वो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बना सके, क्योंकि वो स्टेबल होगा. जितना छोटा कैटायन है वो सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा, सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड वो नहीं बनाएगा. बिकॉज बड़े कैटायन को स्टेबलाइज कौन करेगा? बड़ा एनायन करेगा by lattice energy. What is lattice? Crystal lattice is the geometry in which, or the shape, the three-dimensional lattice or the three-dimensional shape in which the atoms or the ions are arranged. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Lattice. Some people call them lattice. That is fine. Oxides and peroxides की properties में देखते हैं और क्या है. Oxides and peroxides are colorless when pure, but the superoxides are yellow or orange in color. Superoxides are paramagnetic, where others are diamagnetic. But superoxides के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें. सुपरऑक्साइड येलो है कलर में या ऑरेंज हो सकते हैं. दे आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक. अगेन बहुत ही फैक्चुअल्स डायरेक्ट चीजें हैं, याद कर लेनी आपने. हाइड्रोक्साइड्स आर ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड सारे के सारे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है. दे डिजॉल्व फ्रीली इन वाटर, इसीलिए इसको एल्कली कहा जाता है ऑब्वियसली. एंड दे हैव हीट एवोल्यूशन बिकॉज दे हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जीज इन जनरल. देन यू हैव हैलाइड्स के साथ एल्कली मेटल हैलाइड्स. एल्कली हैलाइड्स मतलब NaX, KX, RbX, CSX, है ना. कोई भी X का यानी कि हैलोजन का रिएक्शन आपके एल्कली मेटल के साथ जो कंबाइन किया गया है वो बताएंगे. उस तरह से फॉर अ गिवन मेटल द वैल्यू ऑफ डेल्टा H बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दिस डेल्टा H वैल्यू मीन्स. पहली बात ये कि केमिस्ट्री में डेल्टा H का वैल्यू है मतलब चेंज. डेल्टा का मतलब चेंज, ये तो सबको मालूम है. बट H स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों. क्या है? H स्टैंड्स फॉर व्हाट? एंथैल्पी. ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाते वक्त इंट्रोड्यूस किया था ये टर्म. इसको आप सिंपल टर्म्स में एनर्जी भी बोल सकते हो. एंथैल्पी को आप सिंपल भाषा में बोलना है अगर आपको, तो आप एनर्जी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ पे वो बोल रहा है डेल्टा H, तो ठीक है आप बोलोगे ओके सर डेल्टा H हमको पता चल गया, चेंज ऑफ एंथैल्पी. ये F का मतलब क्या है? दैट इज फॉर्मेशन. F का मतलब क्या है? फॉर्मेशन. जब कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कितनी एनर्जी लगी या कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वो उसका डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन है. सिंपल बात है. यहां से देखना, ऑल ऑफ मेटालिक हैलाइड्स, ऑल एल्कली हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, जिसको हम लोग डेल्टा HF कहते हैं. वो हाई नेगेटिव होता है और धीरे धीरे वो डाउन द ग्रुप आते आते, अगर हम लोग देखें फ्लोराइड से आयोडाइड आते आते, वो लेस नेगेटिव हो सकता है. लेस नेगेटिव का मतलब कहना है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, पॉजिटिव हो रहा है वो, राइट. अब बोलोगे ठीक है मान लिया लेस नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव हो रहा है. इसका रेलेवेंस क्या है? इसका यूज क्या है? इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूं? तो इसका इंफॉर्मेशन का ये फंडा है कि आपके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। पहली बात, लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF, सॉल्युबिलिटी जो है LiF की कम है। क्यों कम है भाई? बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी। लो सॉल्युबिलिटी LiF, लिथियम फ्लोराइड की जो लैटिस एनर्जी है वो हाई है और लैटिस एंथैल्पी जो है वो हाई है। और लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI, CSI इज सीसियम आयोडाइड, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द टू आयॉन्स। हाई लैटिस एनर्जी की वजह से लिथियम फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम है, लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से CSI की भी सॉल्युबिलिटी कम है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नोट, लिथियम का फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम है, फिर सोडियम के हैलाइड की ज़्यादा है, फिर पोटेशियम के हैलाइड की उससे ज़्यादा है, फिर वापस कम होती जाती है। और वापस जब आप सीसियम पे आते हो तो कम होती है। तो बोलोगे अब ये कहाँ से आ गया, ऐसे कैसे? तो देखो ध्यान से, मेरा इस पे दो टाइप का कंपैरिजन हो सकता है ना। पहला कैसा, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ऐसे कंपैरिजन हो सकता है। फिर यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो लिथियम का फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, ये कंपैरिजन। फिर सोडियम का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कंपैरिजन। तो यहाँ पे लिथियम का फ्लोराइड इज हाईएस्ट एंड सीसियम का आयोडाइड इज लोएस्ट। समझ में आ रहा है? नंबर 1 पोजीशन पे जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं मेरे, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। जो कॉम्बिनेशन बन रहे, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन लिथियम फ्लोराइड का बनेगा, सबसे आखिरी कॉम्बिनेशन सीसियम आयोडाइड का बनेगा। इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर यह है कि दोनों की ही सॉल्युबिलिटी कम है। बात समझ में आई? लिथियम के फ्लोराइड की भी सॉल्युबिलिटी कम है और सीसियम के आयोडाइड की भी सॉल्युबिलिटी कम है। दोनों की सॉल्युबिलिटी कम है, रीजन अलग अलग है। पहले वाले के लिए रीजन क्या है? हाई लैटिस एनर्जी। दूसरे वाले के लिए रीजन क्या है? लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये गया दिमाग में? बोलो हाँ कि ना। फिर से समझ लो, लिथियम फ्लोराइड की भी सॉल्युबिलिटी कम है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी, ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। क्रिस्टल लैटिस की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको ओवरकम नहीं कर पाता, पानी जो है उस एनर्जी को सप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए लिथियम फ्लोराइड जल्दी डिसॉल्व नहीं होता। क्लियर हुआ? देखो, एक क्रिस्टल है, एक शेप है, पूरा डिफाइंड शेप को क्रिस्टल बोला मैंने, क्रिस्टल लैटिस बोला। आपको अगर किसी चीज़ को डिसॉल्व करना है तो आपको उस क्रिस्टल को तोड़ना पड़ेगा। क्रिस्टल को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एनर्जी। LiF, लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी बहुत हाई है, तो पानी में घोलने से वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो टूटता नहीं है, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होता। अब ये क्लियर हुआ? CSI, सीसियम आयोडाइड में जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत कम है। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम उसकी सॉल्युबिलिटी कम। ये तो सिंपल लॉजिकल बात है। CSI में सीसियम और आयोडाइड दोनों की हाइड्रेशन एनर्जी कम है, इसीलिए वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होता। अब काफी क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ना LiCl is soluble in pyridine 2. LiCl is soluble in pyridine. ठीक। नेक्स्ट है salts of oxo acids. Now what exactly is an oxo acid? पहली बात तो ये समझना है। एसिड पता है सर, ऑक्सो एसिड क्या होता है? तो जहां पर, अच्छा, एसिड क्या सप्लाई करता है बच्चों? एसिड H+ सप्लाई करता है, बरोबर है। हाँ, पर जब वो H+ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, जब वो H+ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग ऑक्सो एसिड कहते हैं। इसका क्या मतलब है जरा समझाता हूं, समझो। सपोज मैं सल्फ्यूरिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहता हूं, तो आप बोलोगे ये ऐसा है, S डबल बॉन्ड O OH OH। क्लियर है बच्चों? तो इसमें ये जो हाइड्रोजन ये देने वाला है, ये सिर्फ अकेला हाइड्रोजन है क्या? नहीं, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। बात समझ में आई?
है ना। तो इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सिर्फ एसिड नहीं है, वो ऑक्सो एसिड है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास जहां पर जो एसिड है उसका H जो है वो जो एसिडिक प्रोटॉन है वो एक्चुअली हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पार्ट है, यानी OH ग्रुप का पार्ट है। अब आपको समझेगा, देखो, द एसिडिक प्रोटॉन इज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे हैं। Alkali metals form salts with all the oxo acids, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये जो एल्कली मेटल्स हैं ये हर ऑक्सो एसिड के साथ सॉल्ट बनाएंगे। कैसे सॉल्ट? उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ये बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड का क्या सॉल्ट बनाएंगे ये? कार्बोनिक एसिड का ये बनाएंगे कार्बोनेट, सिंपल। सल्फ्यूरिक एसिड का ये बनाएंगे सल्फेट। नाइट्रिक एसिड का ये बनाएंगे नाइट्रेट, एटसेट्रा। ये मैं आप लोग को पहले भी सिखा चुका हूं, इनफैक्ट ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया है कि IC एसिड हटाओ और ATE लगाओ, एस्टर बनाते हो। मैंने कहा था ये IC एसिड हटाने का और क्या लगाने का? 8। सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट, नाइट्रिक का नाइट्रेट, कार्बोनिक का कार्बोनेट, फॉस्फोरिक का फॉस्फेट, so on and so forth. I hope that is clear. Now why and how this happens? The carbonates and bicarbonates को उन्होंने क्या बोला है? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स एंड क्या बोलते हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की जो स्टेबिलिटी है, stability of the carbonates and hydrogen carbonates increases down the group. तो for group 1 carbonates and bicarbonates become more stable डाउन द ग्रुप। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। क्या बोला मैंने? कोई भी ग्रुप 1 का कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आपको दिया जाए तो उनकी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आते वक्त धीरे धीरे बढ़ती रहती है। चेक करो, समझो बात को। सपोज वो आपको बोले Li2CO3, Na2CO3, K2CO3 एटसेट्रा, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी एज यू गो डाउन द ग्रुप। क्लियर हुआ बच्चों? कार्बोनेट की स्टेबिलिटी पर्टिकुलर मेटल के साथ पर्टिकुलर ग्रुप में बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल, राइट, पर वहीं पे अगर आप उसको कंपेयर करो रुबिडियम या सीसियम के कार्बोनेट के साथ तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये बात गई दिमाग में? बोलो हाँ कि ना। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सिंपल स्टेटमेंट। क्यों है ऐसा? लिथियम क्यों स्टेबल नहीं है, कार्बोनेट क्यों स्टेबल नहीं है लिथियम का? बिकॉज लिथियम वापस वही घूम फिर के एक ही रीजन, क्या? वेरी स्मॉल साइज एंड वेरी हाई पोलराइजेबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, पिछले लेक्चर में किया था। अभी वेरी हाई पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करता है वो, तो पोलराइजेस द लार्ज CO3 यानी कार्बोनेट आयन, एंड दैट इज व्हाई इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ Li2O एंड CO2। मतलब वो कार्बोनेट को ब्रेक करके अपना खुद का ऑक्सीजन ले लेता है और बोलता है भाई मेरे को ऑक्साइड बनने दे, तो CO2 बन जा, तेरा भी मैं चार्ज भी चला गया और मेरे को भी फायदा हो गया। बोला हाँ कि ना। For those of you who did not understand what I just said, I'll just write a small reaction here so you'll understand it. Whenever you have lithium trying to react with carbonate, 2-, you will have Li2O plus CO2। ठीक है, Li2O plus CO2, उससे क्या फायदा होगा कि लिथियम प्लस है ना, तो ऐसे मेरे पास 2 लिथियम है तो 2 प्लस हो गया,
वो इस 2 माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो चार्ज भी गया, स्टेबलाइज भी हो गया, लिथियम का ऑक्साइड भी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो गया। इसका ये मतलब है कि लिथियम कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं रहना चाहता, वो तुरंत ब्रेक होकर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाकर लीव कर देता है। अब ये क्लियर हो गया। अब ये देख लेते हैं कि एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम क्या है एग्जैक्टली। क्यों है वो तो हमने देख लिया, क्यों है वो तो देख लिया ना, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्यों है देख लो, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, हाई पोलराइजिंग पावर, ये भी ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। हाई पोलराइजिंग पावर मतलब हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो, देयर इज इंक्रीज कोवैलेंट कैरेक्टर वगैरह वगैरह। इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, ये भी पता है। इसका लिथियम का बाकी एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में बिहेवियर में फर्क क्या है, लिथियम का बाकी एल्कली मेटल्स के बिहेवियर के कंपैरिजन में व्हाट इज द डिफरेंस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लिथियम इज मच हार्डर, its melting point and boiling point are higher than other metals, that is one. Lithium is least reactive but the strongest reducing agent, very very important sentence. रिएक्टिविटी में कम है पर रिड्यूसिंग नेचर में सबसे ज्यादा है। इट फॉर्म्स मेनली मोनोऑक्साइड एंड नाइट्राइड अनलाइक अदर एल्कली मेटल्स। बाकी सब में क्या था, पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड भी बन रहा है, बट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, LiCl इज डीलिक्विसेंट सॉलिड, ये मैंने बताया आपको बच्चों, डीलिक्विसेंट सॉलिड एंड क्रिस्टलाइजेस एज अ हाइड्रेट, मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल के बिना ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहेगा, बोलो हाँ कि ना। और इसलिए बिकॉज ये हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग इसको डीलिक्विसेंट सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीलिक्विसेंट सॉलिड। ओके, लिथियम बाइकार्बोनेट ये फालतू है, छोड़ दो। लिथियम डज नॉट फॉर्म इथाइनाइड विद इथाइन, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। Lithium nitrate gives lithium oxide when heated, whereas other alkali metals, nitrates, decompose to give the corresponding nitrite. Example देख लेते हैं। आप नोट करेंगे कि सोडियम ने क्या दिया, NaNO3 से NaNO2 दिया, यानी नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाया। ठीक है, सोडियम ने क्या किया, नाइट्रेट से इट गॉट कन्वर्टेड इनटू nitrite, but lithium on the other hand, instead of forming nitrate से nitrite, it ended up forming lithium का oxide। क्या किया उसने, lithium का oxide बना दिया। Last but not least, LiF, that is lithium का fluoride, and Li2O, that is lithium का oxide, are comparatively much less soluble in water than the corresponding compounds. लिथियम का फ्लोराइड कम सॉल्युबल है और लिथियम का ऑक्साइड भी कम सॉल्युबल है पानी में। ऐसा क्यों है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उनकी क्रिस्टल लैटिस की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई है। राइट, नाउ आई वांट यू टू गो थ्रू दीज पॉइंट्स, जस्ट टेक अ मिनट, गो थ्रू दीज पॉइंट्स शांति से, एक बार देख लो अच्छी तरह से, घाई नहीं कर रहे स्क्रॉल करने की, पहले एक बार देख लो फिर आगे क्या करेंगे। Point of similarity between lithium and magnesium. Lithium and magnesium have what? They have आपस में diagonal relationship. Lithium and magnesium में क्या है आपस में, diagonal relationship है, right? और ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स अभी पिछले लेक्चर में मार्क भी करवाए थे, उनको दोबारा एक बार रिफोकस करके देखेंगे। लिथियम का एटॉमिक रेडियस 150 है, 152 है, मैग्नीशियम का 160 है। लिथियम का आयोनिक रेडियस 76 है, मैग्नीशियम का 72 है। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है किसमें, साइज में, एटम के साइज में भी और आयन के साइज में भी। कैन यू स्पॉट द प्राइमरी डिफरेंस हियर, द प्राइमरी डिफरेंस इज चार्ज, लिथियम इज +1 चार्ज, मैग्नीशियम इज +2 चार्ज, यानी भले ही रेडियस ऑलमोस्ट सेम है बट चार्ज टू रेडियस रेशियो सेम है क्या, आंसर है नहीं, क्योंकि चार्ज अलग है ना।
डिनोमिनेटर के वैल्यू भले ही सेम हो ऑलमोस्ट, बट चार्ज अलग है बच्चों, तो चार्ज टू रेडियस अलग है। करेक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर देन देयर अदर मेंबर्स, अदर एलिमेंट्स। Lithium and magnesium react slowly with water. Both form nitride. काफी important point. Lithium also forms nitride and magnesium also forms nitride. ठीक है, इस तरह से। देन दोनों का जो है सिर्फ ऑक्साइड बनता है, पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं बनता, ये भी सिमिलैरिटी है। कार्बोनेट्स दोनों के डीकम्पोज हो जाते हैं इजीली ऑन हीटिंग, यानी कि दोनों कार्बोनेट फॉर्म में रहना नहीं चाहते, दोनों ऑक्साइड प्लस CO2 बनाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये आपको रिएक्शन लिखकर भी समझाया, अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन है ना, वो क्या करते हैं, वो कार्बोनेट फॉर्म में नहीं रहना चाहते, वो इजीली डिसोसिएट होकर ऑक्साइड और CO2 लीव कर देते हैं। करेक्ट। सॉलिड बाइकार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म फॉर बोथ, सॉलिड बाइकार्बोनेट्स दोनों के नहीं बनते। And last but not least, very important point, both LiCl and MgCl2 are deliquescent crystallized form aqueous solution to form hydrates. एक में 2 वाटर मॉलिक्यूल है, एक में 8 वाटर मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपको वो पूछते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है बच्चों। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और इवन 8 वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी सीन। यहाँ पे 2 इन LiCl and 8 in MgCl2, right? Now, as I had mentioned at the beginning of the previous lecture, कि कंपाउंड्स जो हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनके ऊपर हमारा बहुत सारा फोकस रहेगा, बट कंपाउंड्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, काफ़ी थियोरेटिकल है, लर्निंग फैक्चुअल टाइप्स है। तो आई जस्ट गिव यू द मार्किंग्स फटाफट एंड विल फिनिश इट ऑफ लवकरच। ओके, चला। सोडियम कार्बोनेट विच इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा, बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। इजी, ये इससे आसान तरीका नहीं है याद रखने का। बाइकार्बोनेट में भी आता है बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, पर वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बाइकार्बोनेट को क्या बोलेगा, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेगा, है ना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और पहली लाइन इसमें, पहली लाइन यहां पर दी हुई है, सोडियम कार्बोनेट इज मेड बाय और प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस, द नेम ऑफ द प्रोसेस इज द सॉल्वे प्रोसेस। क्या नाम है उसका, द नेम ऑफ द प्रोसेस इज सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में स्टेप वाइज लिखना है, ये पूरा जो ऐसा रामायण लिखी हुई है वो नहीं लिखना है, वो बकवास है। आप सिंप्लीफाइड वर्जन आई गिव यू, यू जस्ट राइट द रिएक्शंस एज आई एम मार्किंग देम फॉर यू। पहले स्टेप में अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अमोनियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या बच्चों, अमोनियम कार्बोनेट नाम है। क्या नाम है, अमोनियम कार्बोनेट। बाकी तो आपको पता ही है, NH3 इज अमोनिया, H2O इज वाटर, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सेकंड स्टेप में ये जो अमोनियम कार्बोनेट है, इसका बनता है अमोनियम, क्या बन जाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। चेक करो जरा, देखो यहां पर H दिख रहा है बीच में, ये रहा। और आखिर में उस अमोनियम बाइकार्बोनेट को सिर्फ नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो आपको मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट चौथा स्टेप, ये जब आप हीट करते हो तो आपको मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट। मतलब स्टेप नंबर 1 2 3 4 सॉल्वे प्रोसेस। आप अपनी नोटबुक में जब लिखेंगे तो सॉल्वे प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 2 3 एंड 4 इस तरह से लिखेंगे, बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। आई होप ये बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा होगा। पहले क्या हुआ, अमोनियम कार्बोनेट बना, फिर उससे अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाया, फिर उससे हटा के सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया, और फिर उससे सोडियम कार्बोनेट बनाया। क्या दिमाग में, आई होप सो। 4 स्टेप, बहुत सिंपल। अच्छा, जो NH3 आपने यूज किया था, NH3 इज रिकवर्ड हाउ। जो NH4Cl आखिरी स्टेप में बन रहा था, थर्ड स्टेप में आप देखेंगे तो NH4Cl बन रहा था, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको NH4Cl। वो जो बन रहा है दैट इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, where NH4Cl plus CaOH twice
विल गिव यू CaCl2 प्लस 2NH3। फायदा क्या हुआ? अमोनिया रीजनरेट हो गया। अमोनिया रीजनरेट हुआ तो क्या स्टेप नंबर 1 में मेरे को काम आएगा? आंसर इज यस। तो अगर रीजनरेट हुआ तो मेरा रिएक्शन जो है वो आसान हो जाएगा और मुझे वापस वो काम आ सकता है इन द सेम रिएक्शन। दिस सॉल्वे प्रोसेस कैनॉट बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज potassium bicarbonate is too soluble to be precipitated by the addition of काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना ये स्टेटमेंट को। सॉल्वे प्रोसेस कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू मैन्युफैक्चर पोटेशियम कार्बोनेट। व्हाई? बिकॉज पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज टू स्टेबल और टू सॉल्युबल टू बी प्रेसिपिटेटेड। चेक करो, देखो यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट था, उससे मैंने सोडियम कार्बोनेट अचीव किया, बोलो हाँ कि ना। अगर मेरे पास पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता तो मैं पोटेशियम कार्बोनेट अचीव नहीं कर सकता था। पूछो क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट इतना ज्यादा सॉल्युबल है कि वो उसको प्रेसिपिटेट आप नहीं कर पाते थे। वो इतना ज्यादा घुल जाता है इजीली पानी में कि उसको आप प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टीज क्या है सोडियम कार्बोनेट की? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज अ डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब कितने मॉलिक्यूल पानी के? 10 मॉलिक्यूल्स। इट्स कॉल्ड वॉशिंग सोडा, रेडिली सॉल्युबल वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑन हीटिंग इट बिकम्स मोनोहाइड्रेट। ऑन हीटिंग कितने मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं अगर हीट किया तो? 9 मॉलिक्यूल्स उसके चले जाएंगे। और अगर अबाउ 373 उसको आपने कर दिया सो मोनोहाइड्रेट बिकम्स एनहाइड्रेट, एनहाइड्रस। मतलब 10 में से थोड़ा हीट किया तो 9 रहेंगे और हीट किया तो 0 हो जाएगा। तो वो 0 जब हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंप्लीटली वाइट पाउडर कॉल्ड सोडा ऐश। क्या बोलेंगे? सोडा ash. It is literally like heating the washing soda to such a high temperature that it will become completely anhydrous. बात समझ में आ रही है बच्चों? That it will become what? Completely dry, completely anhydrous white powder. तो उसको हम लोग बोलेंगे सोडा ऐश। Yes? Uses. Now uses simple, straight and simple, प्यारे से बहुत ही simple uses हैं। It is used for water softening, laundering, cleaning, manufacture of glass, soap, borax and caustic soda। कुछ चीज़ें इसमें से आपके लिए नहीं होंगी, बोरैक्स वगैरह अगर नहीं पता तो अगले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में बोरैक्स मतलब बोरॉन वगैरह के कंपाउंड्स है, वो आपको ग्रुप 13 में पढ़ाने वाला हूँ। पेपर, पेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरी रिसर्च एजेंट। और लेबोरेटरी एजेंट बेसिकली या लेबोरेटरीज में जब रिसर्च वगैरह के काम होते हैं या कंपाउंड्स बनाने के काम होते हैं वगैरह, तब उस समय ये बहुत ही पॉपुलर एक ये है, क्या बोलते हैं, कंपाउंड है विच इज यूज इन द फॉर्म ऑफ अ बेस और एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, राइट? सो दोज आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। देन यू हैव सोडियम क्लोराइड, वेरी पॉपुलर। सोडियम क्लोराइड को हम लोग टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, फलाना डिमकाना सॉल्ट सब बोलते ही हैं। हम लोग जब सॉल्ट ये शब्द यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है, टाटा नमक, देश का नमक, है ना। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑब्वियसली सी वाटर। 2.7 to 2.9% of the entire mass of salt that is present on the earth is present in the sea, है ना। जू बीच पे जाके सी वाटर हम तो करते रहते हैं गणपति के टाइम पे, है ना। और अपने यहाँ तो सी वाटर में नमक से ज़्यादा कचरा मिलता है, बट है। कॉमन सॉल्ट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। सॉल्ट पैन्स आपने लोकली देखे होंगे, बहुत पॉपुलर चीज़ है सॉल्ट पैन्स होना, है ना। एक खाली ग्राउंड होता है, उस पर वो लोग क्या करते हैं, सी वाटर ऐसा बना के उसको इवेपोरेट करते हैं, सनलाइट से नमक लेते हैं, फैक्ट्री में बेचते हैं, उसको प्रोसेस करके बेच देते हैं, राइट। 50 लाख टन एंड ऑल दैट, वो ये सब बहुत नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन है, इसका आपको कुछ लेना देना नहीं है। 50 लाख टन नमक बनाते हैं तो फिर ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट सोडियम क्लोराइड,
is brine solution. The term brine, what does it mean, term that brine? Brine actually means the solution of 10% salt in water. सॉल्ट इन वाटर का 10% सोल्यूशन जब आप बनाते हो उसको ब्राइन कहते हैं हम लोग. नमक के पानी को, सिंपल बात भाषा में नमक के पानी को ब्राइन कहते हैं. ठीक है. उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज वगैरह भी होती हैं. ठीक है. टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड, क्रूड सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर्ड टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. Uses common salt for domestic purpose. It is used for the preparation of Na2O2, NaOH and Na2CO3. आप नोटिस करेंगे तो अभी हमने सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया था आखिरी स्टेप में, यहाँ पर इसमें ये रहा. तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वी आर गोइंग टू यूज सोडियम क्लोराइड एज द वन ऑफ द रिएजेंट्स. नेक्स्ट इज हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड which is caustic soda. What do you mean by caustic? Caustic मतलब something that is harmful to the skin. Caustic का मतलब क्या है? Something that is harmful to the skin. It is prepared by electrolysis of sodium chloride in a special type of cell called the Kastner-Kellner cell. बच्चों नाम याद रखना है. सोडियम क्लोराइड को एक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है जिसका नाम है, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सेल चाहिए, मैंने कोल्बीस बताया है आपको, कास्टनर केल्नर सेल. बिना सेल के तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा. तो जो खास टाइप का सेल आपको चाहिए सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं कास्टनर केल्नर सेल. ब्राइन सॉल्यूशन, अभी मैंने कहा ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इन वाटर. 3 इडियट्स याद होगी सबको, सॉल्ट वाटर. ब्राइन सॉल्यूशन is electrolyzed using mercury का cathode and carbon का anode. Cathode and anode are the two electrodes. Everybody knows this. In a cell, there are 2 electrodes, that is cathode and anode. The more important thing to understand is, at cathode there will be reduction, at anode there will be oxidation. मतलब cathode पे gain of electrons होगा, anode पे loss of electrons होगा. मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया हुआ है, फिर से एक बार बता देता हूँ. ऑयल रिग, ये मैंने आपकी क्लास में बोला है. ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन. सबको पता है ये तो. ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन. तो एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन. ये रहा रिडक्शन, ये रहा ऑक्सीडेशन. चेक कर लो. सोडियम का क्या होगा, क्योंकि Na+ के फॉर्म में था, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो कैथोड पे गया, रिड्यूस हुआ. सही है. और मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोड था तो इसलिए सोडियम का अमेल्गम बन गया. समझ रहे हो बच्चों. और क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन ने तो अपना सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन का एटम बना. फिर ठीक है. अब ये जो अमेल्गम आपको बना, जो अमेल्गम, अच्छा अमेल्गम का मतलब क्या है, एनी मेटल का कॉम्बिनेशन विद मर्क्यूरी इज कॉल्ड अमेल्गम. मेटल प्लस मर्क्यूरी को अपन क्या बोलते हैं, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एन अमेल्गम. जैसे मेटल प्लस मेटल इज कॉल्ड अलॉय ना. अभी कुछ बच्चे ये आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं, सर इज अमेल्गम एन अलॉय बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल्सो मेटल. करेक्ट, अमेल्गम भी एक टाइप का अलॉय हुआ टेक्निकली देखा जाए तो. डोंट वरी, तो आप सही हो. तो ये अमेल्गम को पानी के साथ रिएक्ट किया तो सीधा सीधा क्या बन जाता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमको बनाना था. ठीक है. वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड है, रेडिली सॉल्युबल है, अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है. इट्स अ वेरी स्टूपिड, वेरी रैंडम, मतलब डायरेक्ट पॉइंट्स हैं. ठीक है. अब ये इतनी बार होते हैं ना, एंड फ्रैंकली बच्चों प्लीज़ टेंशन मत लेना. आई अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक ड्राई है. आई अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा इनिशियली लगता है कि यार क्या है ये, मतलब कितना इन्फॉर्मेशन है. वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक, बिकॉज हर लाइन में कुछ इंफॉर्मेशन है. एंड आई हैव सेड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर, आई एम सेइंग दिस अगेन. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू विल गेट बाय रेपिटेशन ओनली. आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी स्मार्ट हो,
Even I will not remember all the information, even though I've been teaching this same topic for so many years. Sometimes I also will forget certain values, certain what do you say, facts about a certain thing that is given in the NCERT. As a human being, you have that tendency. If you don't repeat it like for a certain duration of time, you are going to forget it. So don't be stressed out about it. Make sure that you repeat it on a regular basis. After 2 to 3 readings, you will be able to recall, if not all, most of it. Okay. यूजेस देख लेते हैं. मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. अभी आप देखेंगे कि सर अभी इसके पहले उसमें भी सोप लिखा था, यहाँ पे भी ना सोप, पोटेशियम में भी लिखा था सोप. सोडियम के भी सोप होते हैं और पोटेशियम के भी सोप होते हैं. अच्छा बच्चों, सोडियम सोप और पोटेशियम सोप ये दो अलग अलग होते हैं. These are made with fatty acids. These are made with fatty acid. मतलब क्या कि जब आपने फैटी एसिड लिया ना, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप डाल देते हो तो आपको क्या मिलता है? सोप मिलता है. तो पोटेशियम का भी सोप हो सकता है, सोडियम का भी सोप हो सकता है. ठीक है. एंड हाउ टू रिमेंबर? उल्टा, सोडियम इज एस से लिखते हैं ना अपन. पोटेशियम के सोप जो है वो सॉफ्ट सोप होते हैं, सोडियम के सोप जो है वो हार्ड सोप होते हैं. उल्टा, सोडियम इज नॉट सॉफ्ट. सॉफ्ट और हार्ड मतलब क्या? अभी किसी बच्चे ने पूछा ना कि स्किन के ऊपर जो है, कॉस्टिक का मतलब स्किन डैमेज होता है, वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्ट लगाए तो स्किन के ऊपर डैमेज. बट सोप की बात कर रहा हूं, मतलब कि अगर एसिड के साथ उसका सॉल्ट बनाया है जिसको हम लोग सोप बोलते हैं, तो सोडियम का सोप आप स्किन पे नहीं लगा सकते हो. वो हाथ वाथ धोने के लिए, जहां पे हार्ड स्किन है ना, टफ स्किन है ना, हाथ वाथ धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए. कपड़े धोने के लिए तो डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो तो अलग होता है, सोप नहीं होता वो. बट हाथ धोने का साबुन इज डिफरेंट फ्रॉम फेस पे लगाने का साबुन. करेक्ट. दिस इज सेंसिटिव स्किन, दिस इज थिक स्किन, हार्ड स्किन. राइट. तो सोडियम और पोटेशियम सोप में वहां पे माइनर सा आपको फर्क मिलता है. इसके ऊपर और डिटेल में हम लोग को फैट्स जो है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बात करने मिलेगा. डोंट वरी, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ. तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मर्सराइजिंग, अगेन बायोमोलिक्यूल्स में और पॉलीमर्स में आई टेल यू, प्रेपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स, एंड एज अ लेबोरेटरी एजेंट. ये जो 3-4 ऐसे है ना, पेपर, टेक्सटाइल, डाई इंडस्ट्री, एंड बेस्ट इज लेबोरेटरी एजेंट. भाई केमिस्ट्री है, कहाँ जाएगा? लेबोरेटरी में जाएगा ना. तुमको कुछ नहीं समझाना तो ये 4 चिपका के आने का, पेपर, टेक्सटाइल, डाई और लेबोरेटरी एजेंट. सब मार्क्स मिलना ही मिलना है. ठीक है. ये यूजेस थोड़ा फालतू है, तो जो टिपिकल है वो याद रखना. जैसे बॉक्साइट का पॉइंट और किस में नहीं है, इसमें ही है, वो याद रख लेना. एमसीक्यूज में यस कुछ यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली, बट टिपिकल यूजेस पे, नॉट द जनरल यूजेस. जनरल यूजेस आर टू स्टूपिड टू आस्क इन एमसीक्यूज. लास्ट इज बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट वी विल नो इट एज सोडियम बाइकार्बोनेट. It decomposes on heating to generate bubbles of carbon dioxide, leaving holes in cakes or pastries, making them fluffy. Those of you who don't eat cakes and pastries, you can think of dhokla and idli. Right? All the gujus in the house, yes, we love dhokla and idli and everything. डोसा का जो बैटर, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स अपन बनाते हैं, इन शॉर्ट फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, यानी कि जिसको अपन भिगो के रखते हैं वो फूगने के लिए ना, उन चीज़ों में आप अगर थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करते हो तो वो क्या करता है? वो उसको फ्लफी बनाता है. क्यों? क्योंकि वो हीट करने के बाद, पकाने के बाद वो डिकम्पोज होगा. डिकम्पोज होने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा. वो कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे में से बाहर आएगा तो होल 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 रहेंगे, तो वो अच्छा लाइट और फ्लफी स्पॉन्जी हो जाएगा. ठीक है. कैसे बनाते हैं? सबसे ईजी है ये, एक सिंगल स्टेप में बन जाता है. सोडियम कार्बोनेट आपने बना लिया तो सॉल्वेबल प्रोसेस है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ ये करो, बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट. बेस्ट.
इट इज ऑल्सो यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड मेन, सबसे मेन यूज, इट इज यूज इन, ये स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा ये वाला, कि फायर एक्सटिंग्विशर में पानी नहीं होता। कुछ बच्चे शायद अभी तक ये सोचते होंगे फायर एक्सटिंग्विशर में पानी होता है। नहीं, जो आपके घर पे वो नहीं है, वो जो घर पे छोटा वो रेड वाला, उसकी बात कर रहा हूँ। जो फायर ब्रिगेड वाले लाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर जो छोटा रेड वाला होता है उसके अंदर एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकता है, ना कि पानी। ऐसा पानी नहीं होता उसमें, ठीक है। लास्ट पॉइंट अबाउट ग्रुप 1 एलिमेंट्स, last one small paragraph about group 1 elements is their biological importance. Now for the medical students or PCB students this is very very important, of course. For PCM students not so much, ठीक है। A typical 70 kg man contains 90 gram of sodium and 170 gram of potassium. कंपेयर्ड अगर आप देखो तो आयरन और कॉपर कम होता है, बट इसका ये मतलब है कि एक एवरेज इंसान में सोडियम और पोटेशियम की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है उसके शरीर में, वो काफ़ी ज़्यादा है। 90 ग्राम्स एंड 170 ग्राम्स। बच्चों क्या पता चलता है इससे कि इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, ऑब्वियसली, है ना। तो सोडियम आयन्स आर फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल्स and they are present in blood plasma and the interstitial fluid. Now I'm not going into detail of what blood plasma and interstitial fluid is, ठीक है। most of you know it already anyway, you've studied it. प्लाज्मा मतलब जो आपका लिक्विड फ्लूइड कंटेंट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। दे पार्टिसिपेट, सोडियम का काम क्या है ध्यान से सुनना, दे पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स. They also regulate the flow of water across the cell membrane and the transport of sugars and amino acids into the cells. Sugars are carbohydrates, amino acids are building blocks of proteins. You know this. Again, everybody knows this. तो उनके ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है? सोडियम के आयन्स हेल्प करते हैं. तो कहना है सोडियम के आयन्स एक्चुअली एक तरह के ड्राइवर, एक ओला उबर हो गए उनके लिए. भाई हाँ तू चल, तेरे को सेल में से बाहर लेके गया, उसको उठा के बाहर से सेल में लेके आया. Correct? Yes or no? So they will be like vehicles, or not vehicles per se, but they will facilitate the transports. Okay. Potassium ions are most abundant cations within the tissue fluid. Direct MCQ question. Which is the most abundant cation in the biological systems, in the tissue fluids, or rather the cellular fluids? The answer is पोटेशियम. बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा. दे एक्टिवेट एंजाइम्स, दे प्रोड्यूस एटीपी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स. ये सब वैल्यूज ऑनेस्टली आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ओनली फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स दीज आर इम्पॉर्टेंट. दैट टू डायरेक्ट वैल्यूज, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक कभी क्वेश्चन आया नहीं ऐसे डायरेक्ट कि हाँ आपने रट्टा मारा और वैल्यू पे क्वेश्चन आया. बट स्टिल वन ऑफ द कपल ऑफ द वैल्यूज येस यू शुड नो कि अगर आप देखें सोडियम का जो लेवल है ब्लड प्लाज्मा में वो 143 मिलीमोल्स पर लीटर है. द यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, 143 मिलीमोल्स पर लीटर. पोटेशियम इज 5 मिलीमोल्स पर लीटर, ठीक है. और अगर ब्लड प्लाज्मा में अगर हम देखें तो सोडियम 143, पोटेशियम 5. यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग में एरर है. अब देखना ये फुल स्टॉप विद इन रेड ब्लड सेल्स. नाउ दीज वैल्यूज बिकम 10 and 105. मतलब बाहर सोडियम ज़्यादा है, पोटेशियम कम है. सेल के अंदर सोडियम कम है, पोटेशियम ज़्यादा है. समझ में आया? ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लेना. इस ग्रेडियंट से क्या पता चलता है आपको?
इससे पता चलता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब सोडियम और पोटेशियम अंदर और बाहर कम और ज़्यादा है। मतलब अगर मैं सेल के बाहर देख रहा हूँ तो सोडियम ज़्यादा है पोटेशियम कम है, सेल के अंदर देख रहा हूँ तो सोडियम कम है पोटेशियम ज़्यादा है, इसलिए इसका एक्सचेंज कंटिन्यूसली चलता रहेगा बिकॉज दोनों की वैल्यूज जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। और इस एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप which consumes more than 1/3 of the total ATP produced by the resting animals, about 15 kg per hour for 24 hours in a resting human। देखो कितने स्टूपिड है, 50 किलो जूल, 15 किलो जूल है, नॉट किलोग्राम। 24 घंटे में 15 किलो थोड़ी क्या गोचूल हो गया, किलो जूल है वो। एक दिन फास्ट किया तो 15 किलो कम हो जाएगा। वाह क्या लॉजिक है इन लोग का। किलो जूल है ना बाबा, 15 किलो जूल, नॉट केजी। ठीक है, एनर्जी चाहिए, नॉट द वेट। तो यहाँ पर हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में सारे डिटेल्स अपने खत्म हो जाते हैं, कंप्लीट।